हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 4, ठीक है। इसमें हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके जीएस और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रजनन दर है, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट आपसे पूछा गया है 2011 सेंसस के हिसाब से। तो ये था आपका किस राज्य का? बिहार राज्य का, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट लगभग 3.4 थी, जो भारत में सबसे अधिक थी, ठीक है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जन्म दर और शिक्षा का निम्न स्तर रहा है। और जो राष्ट्रीय औसतन प्रजनन दर था पूरे भारत की, ये थी लगभग 2.4। अगला क्वेश्चन है 1962 में द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स किसने प्रकाशित की थी, जिसमें यह सिद्धांत दिया गया कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे चलती है, जिसे बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा गया, ठीक है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसके लिए। पहला है जॉर्ज एडवर्ड बैकस, दूसरा है अल्फ्रेड वेगनर, तीसरा है लुई बाउर और चौथा है हैरी हेमंड्स हेस। तो जो ये द हिस्ट्री ऑफ ओशन है ये आपका प्रकाशित किया गया था वर्ष 1962 में हैरी हेमंड हेस के द्वारा, ठीक है। 1962 में हेस ने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स नामक लेख में यह बताया कि समुद्र की तली पर नई परतें बनती रहती हैं, जिससे प्लेटें अलग होती हैं। इसी सिद्धांत को आगे चलकर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कहा गया। यह सिद्धांत ने प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को पुष्टि किया। अगला क्वेश्चन है उस यौगिक वर्ग की पहचान करें जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये आपका किसका होता है? अल्कोहल का होता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अल्कोहल वह कार्बनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH ग्रुप पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मेथनॉल, ठीक है। एथेनॉल, जिसमें क्या है कि आपका OH ग्रुप ऐड होता है। एथेनॉल का उपयोग पेय या फिर ईंधन और सैनिटाइजर में किया जाता है। अगले ऑप्शंस की बात करें तो एक है आपका इथेन। इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C2H6 है, ठीक है। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो कार्बन कंपाउंड होते हैं जिसमें जो कि किसी भी एटम के बीच क्या है आपका सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कीटोन। कीटोन ऐसे कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। यानी कि ये जो होता है ये दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक समूह होता है। उदाहरण के तौर पर एसीटोन। एसीटोन में क्या है कि आपका दो कार्बन है, उनके बीच C डबल बॉन्ड O से ये कनेक्टेड है, ठीक है। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें CHO समूह पाया जाता है। इसमें कार्बोनिल समूह एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम। आपको मैच करना है खनिज को उनके भंडार क्षेत्र से यानी कि रिजर्व रीजन से। पहला है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका किससे सम्मिलित है? ये है आपका पहला ऑप्शन लोहरदगा में, ठीक है। इसका जो भंडार क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में लोहरदगा में पाया जाता है। अभ्रक की बात करें तो अभ्रक है आपका भीलवाड़ा में, ठीक है। कोयला की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है तो ये आपका पाया जाता है झरिया में, ठीक है। और तांबा, तांबा आपका पाया जाता है सबसे ज्यादा जो भंडारण क्षेत्र है झुनझुन में। सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, भंडारण क्षेत्र पूछा गया है आपके दो कॉलम्स में। तो जो सही सुमेलित है ये है आपका ए से आपका फर्स्ट, ठीक है। ए से आपका फर्स्ट, बी से आपका सेकंड, सी से आपका फोर और डी से आपका थर्ड, ठीक है। लोहरदगा की बात करें तो ये झारखंड राज्य में स्थित है और यहाँ पर बॉक्साइट के बड़े भंडार पाए जाते हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ मीका यानी कि अभ्रक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। झरिया की बात करें तो ये झारखंड में स्थित है जो कि कोयला की भूमिगत खदानों के लिए प्रसिद्ध है। और झुनझुन की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ तांबे के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच चली पहली ट्रेन ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ये आपका तय किया था 34 किलोमीटर का, ठीक है।
भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे तक चली थी। इसमें 3 इंजन थे, साहिब, सिंध और सुल्तान के नाम से, और 14 डिब्बे इसमें लगे हुए थे। यह 34 किलोमीटर की दूरी लगभग 57 मिनट में तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपका लिखा गया था नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, यह विश्वकोशीय ग्रंथ 37 खंडों में लिखा गया था। इसमें खगोल शास्त्र, भूगोल, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, कला, चिकित्सा आदि का वर्णन है। और प्लिनी की मृत्यु 79 ईस्वी में वेसुवियस ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान हुई थी। इंडिका पुस्तक की बात करें तो यह पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसमें उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भारत के समाज, संस्कृति और शासन का वर्णन किया है। जियोग्राफिका की बात करें तो यह ग्रंथ स्ट्रैबो नामक यूनानी भूगोलवेत्ता ने लिखा था। इसमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का भौगोलिक और ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। और तीसरा आपका ऑप्शन था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यह पुस्तक एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा लिखी गई थी। इसमें भारत, अफ्रीका और अरब देशों के बीच के समुद्री व्यापार मार्गों और बंदरगाहों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1787 में कौन सा नियम अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया कि गैस का आयतन उसके परास्नात तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है? ठीक है, इसके लिए आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये है आपका बॉयल का नियम, दूसरा है डाल्टन का नियम, तीसरा है एवोगैड्रो का नियम और चौथा है आपका चार्ल्स का नियम। तो जो सही जवाब है ये है आपका चार्ल्स का नियम। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जैक्स चार्ल्स ने यह नियम प्रतिपादित किया था। नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है आपका चार्ल्स के नियम के अनुसार। बॉयल्स लॉ की बात करें तो इस नियम के अनुसार यदि तापमान स्थिर रखा जाए, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, तो गैस का दाब यानी जो प्रेशर होगा और जो आयतन यानी कि वॉल्यूम होगा वह एक दूसरे को व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, डाल्टन का नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि किसी मिश्रित गैस का कुल दाब यानी कि जो टोटल प्रेशर होगा उसके सभी घटक गैसों के आंशिक दाबों यानी कि पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होगा। ठीक है, और एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या के अणु होते हैं और 1 मोल के बराबर क्या होता है? ये होता है आपका 6.022 × 10⁻23 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? पहला है आपका संवैधानिक संशोधन और साधारण दोनों विधेयक, दूसरा है संवैधानिक संशोधन विधेयक, तीसरा है धन विधेयक और चौथा है साधारण विधेयक। तो जो सही जवाब है ये है आपका धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। संवैधानिक संशोधन विधेयक की बात करें तो यह वह विधेयक होता है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक या फिर ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो यह वह विधेयक होता है जो सामान्य कानूनों से संबंधित होता है, न कि संविधान में बदलाव से। इसे भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये जो आर्टिकल है ये है आपका आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है और 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। उच्च न्यायालय हो या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट हो। ये आपका कौन कौन से 5 रिट होती है? आपका पहला होता है हेबियस कॉर्पस, दूसरा होता है आपका मैंडमस, तीसरा होता है आपका प्रोहिबिशन, चौथा होता है आपका सेरिटोरियरी और आपका जो पांचवा होता है ये आपका होता है क्यू वारंटो। ठीक है, यह मौलिक अधिकारों की रक्षा का साधन है। अनुच्छेद 132 की बात करें तो यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को हाईकोर्ट से अपील सुनने का अधिकार देता है जब कोई मामला संविधान की व्याख्या से जुड़ा होता है। और आर्टिकल 143 क्या है? इस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी भी कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं।
और अनुच्छेद 32 के तहत आपका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है कि 5 तरह के रिट जारी करता है और ये जो अनुच्छेद है, ये न्याय के मौलिक अधिकारों की रक्षा से सुनिश्चित है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी, जो गतिशील स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। ये आपका खोज किया गया था वर्ष 1842 में। क्रिश्चियन डॉपलर ने यह सिद्धांत दिया कि स्रोत और प्रेषक की सापेक्ष गति से तरंग की आवृत्ति बदलती है। उदाहरण के तौर पर ट्रेन के पास आने पर सीटी की आवाज तेज और दूर जाने पर धीमी लगती है। यह प्रभाव खगोल विज्ञान और रडार तकनीकों में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या फिर सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो जो आर्टिकल है ये है आपका 15 का क्लॉज 2 के अनुसार। यह नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, दुकान, होटल या सड़क पर प्रवेश से वंचित न किए जाएं। ठीक है? अदर ऑप्शंस की बात करें तो एक है आपका आर्टिकल नंबर 17 का क्लॉज 1। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और उसके किसी भी रूप के पालन को कानूनी अपराध घोषित करता है। ठीक है? यह समानता के अधिकार से संबंधित है। और जो आपका आर्टिकल नंबर 14 का क्लॉज 2 है, अनुच्छेद 14 का उद्देश्य कानून के समक्ष समानता प्रदान करना है। और जो आपका आर्टिकल नंबर 16 का क्लॉज 1 है, यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है? इसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में भेदभाव को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पूंजी लाभ कर, दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर, तीसरा है संपत्ति कर और चौथा कारण कर। तो जो आपका अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट कर है वो है आपका वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। ठीक है? जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। इसे एक देश एक कर प्रणाली कहा गया। पूंजी लाभ कर की बात करें तो यह कर उस लाभ पर लगाया जाता है जो किसी संपत्ति जैसे जमीन, मकान या शेयर बेचने पर प्राप्त होता है। इसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है? संपत्ति कर की बात करें तो यह कर किसी व्यक्ति या कंपनी की कुल संपत्ति पर लगाया जाता है। भारत में यह कर 2015 में समाप्त कर दिया गया था। उपहार कर की बात करें तो यह कर तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी को उपहार के रूप में धन या संपत्ति देता है। यदि उपहार की राशि एक निश्चित सीमा से अधिक हो यानी कि 50,000 से ऊपर हो तो उस पर आयकर देना पड़ता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन वनीकरण से संबंधित है। पहला आपका है स्टेटमेंट कि वनीकरण बाढ़ को रोक सकता है और दूसरा स्टेटमेंट है कि वनीकरण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित कर सकता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है? ए या बी? जो सही है वो है आपका दोनों कथन। ठीक है? वनीकरण से मिट्टी का कटाव रुकता है यानी कि सॉइल इरोजन रुकता है, भू जल स्तर बढ़ता है और बाढ़ की संभावना घटती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को स्वच्छ रखता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचानने के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला आपका कथन दिया गया है आईसीएआर ग्राउंड नट रिसर्च निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में है। दूसरा है आपका कि आईसीएआर रेपसीड एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में है। और तीसरा आपका स्टेटमेंट है कि आईसीएआर सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में है। तो जो सही कथन है इन सभी में से वो है आपका तीनों। ठीक है? आईसीएआर डीजीआर यानी कि ग्राउंड नट रिसर्च का आपका जो मुख्यालय है ये आपका जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। आईसीएआर डीआरएमआर यानी कि रैपसीड और मस्टर्ड रिसर्च का जो आपका मुख्यालय है ये आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। आईसीएआर डीएसआर यानी कि सोयाबीन रिसर्च का जो आपका मुख्यालय है ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है? ये संस्था कृषि अनुसंधान और फसल उत्पादन में सुधार हेतु कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के प्रसिद्ध सेनापति थे? पहला है आपका ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है आपका ऑप्शन बलबन। तो ये आपके जो सेनापति थे ये आपके थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है? जफर खान अलाउद्दीन खिलजी के सबसे कुशल सेनापति थे। उन्होंने मंगोल आक्रमण को वर्ष 1297 से 1298 के बीच दिल्ली की रक्षा की। वीरता के कारण खिलजी काल में सैन्य शक्ति मजबूत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है?
ये आपका आवश्यक होता है लोहा यानी कि आयरन, ठीक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लोहे की कमी से एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता होता है, ठीक है। हरी सब्जी, गुड़ और पालक में आयरन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिट्रिस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर सकता है? पहला है आपका शैवाल, दूसरा है फाइटोप्लैंक्टन, तीसरा है कवकीय एंजाइम और चौथा है आपका ऑप्शन लाइकेन। तो जो सही जवाब है ये है आपका कवकीय एंजाइम। कवक मृत जीवों के अवशेषों को विघटित कर अकार्बनिक पदार्थों में बदल देती हैं। यह प्रक्रिया विघटन यानी कि डिकम्पोजिशन कहलाती है। इसके पोषक तत्व पुनः मिट्टी में लौटते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? यानी कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडिएशंस इन डिस्केंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जो वेव्स दिए गए हैं इनके फ्रीक्वेंसीज को डिस्केंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये है, पहला आपका इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियोवेव्स और एक्सरे। दूसरा है रेडियोवेव्स, एक्सरे, माइक्रोवेव्स तब इंफ्रारेड। और तीसरा है एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स तब रेडियोवेव्स। और चौथा है आपका सबसे ज्यादा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, एक्सरे तब रेडियोवेव्स। जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका एक्सरे में पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद आपका होता है इंफ्रारेड में, तब होता है माइक्रोवेव्स में, तब होता है आपका सबसे कम रेडियोवेव्स में। एक्सरे की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और इनका उपयोग चिकित्सा में होता है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होता है और संचार के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। इन वेव्स की बात करें तो आपका एक है इंफ्रारेड किरणें यानी कि इंफ्रारेड वेव्स। ये गर्मी यानी कि हीट से संबंधित तरंगे हैं। इनका उपयोग रिमोट कंट्रोल, नाइट विजन कैमरा और हीट सेंसर में किया जाता है। माइक्रोवेव्स की बात करें तो इनका उपयोग माइक्रोवेव ओवन, सैटेलाइट संचार और रडार प्रणाली में होता है। इनकी तरंगदैर्घ्य इंफ्रारेड से अधिक होती हैं, ठीक है। रेडियो तरंगे की बात करें तो ये सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनका उपयोग रेडियो, टीवी प्रसारण और मोबाइल नेटवर्क में होता है। और एक्सरे की बात करें तो इनकी आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत अधिक होती है। इनका उपयोग चिकित्सा में हड्डियों की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और जिनके पास चलने के लिए एक जल चालित नली प्रणाली होती है? पहला है आपका हेमिकॉर्डाटा, दूसरा है एस्केलमिंथिस, तीसरा है एकाइनोडर्मेटा और चौथा है आपका मोलास्का। तो जो सही जवाब है ये है आपका एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इनके शरीर पर कांटेदार कैल्शियम प्लेट होती है और इनमें जलवाहक नली तंत्र यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर स्टारफिश, सी आर्चियन और सी कुकुम्बर। अदर एनिमल फाइलम की बात करें तो एक है आपका हेमिकॉर्डेटा, यह समुद्र जीव होता है। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपका बलानोग्लोसस। दूसरा है आपका स्केलमिंथिस, इन्हें राउंड वर्म्स कहा जाता है। ये अधिकतर परिजीवी होते हैं जो जानवरों या मनुष्यों में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एस्करिज यानी कि सूत्र कृमि। तीसरा है आपका मुलस्का, यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर नरम होता है और अधिकतर के पास खोल यानी कि सेल होता है। उदाहरण के तौर पर घोंघा और ऑक्टोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है? पहला है आपका प्रिंटर, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है ट्रैक बॉल और चौथा है आपका ऑप्शन मॉनिटर। तो ये है आपका मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है जो ग्राफिकल और टेक्स्ट सूचना प्रदर्शित करता है। पुराने मॉनिटर सीआरटी आधारित थे और अब एलईडी और एलसीडी प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से कौन सा वेब पृष्ठों को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है? पहला उसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है ये है आपका सर्वर, दूसरा है रेंडरिंग इंजन, तीसरा है पेज इंजन और चौथा है आपका सर्च इंजन। तो जो सही जवाब है ये है आपका रेंडरिंग इंजन। यह HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड को प्रोसेस कर वेब पेज बनाता है। उदाहरण के तौर पर ब्लिंक जो कि क्रोम में होता है, गेक्को जो कि फायरफॉक्स में और वेबकिट जो कि सफारी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोर्ट्स में से कौन सा लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से जाना जाता है? पहला है आपका ऑप्शन पैरेलल, दूसरा है वीडियोग्राफिक एरे, तीसरा है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस और चौथा है डिस्प्ले। तो सही जवाब है ये है आपका पैरेलल। इसे LPT यानी कि लाइन प्रिंटर टर्मिनल भी कहा जाता है। यह एक पुराना पोर्ट है जिसका उपयोग प्रिंटर कनेक्शन के लिए होता है। इसे अब USB पोर्ट ने लगभग प्रतिस्थापित कर दिया है।
अगला क्वेश्चन है डैश वायरस सिस्टम की मेमोरी में इस तरह छिपे होते हैं कि मूल वायरस को हटाने पर भी वे पुनः सक्रिय हो जाते हैं। पहला है फाइल, दूसरा है रेजिडेंट, तीसरा है पॉलीमॉर्फिक और चौथा है आपका ऑप्शन रूल किट। जो सही जवाब है ये है आपका रेजिडेंट वायरस। यह वायरस सिस्टम की रैम या मेमोरी में अस्थायी रूप से रह जाता है। इसे हटाने के बाद भी यह फिर से सक्रिय हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सीमोस और ट्रोजन आधारित वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में गलत है। ठीक है, इसे बैकअप मेमोरी कहा जाता है। दूसरा है कि बिजली बंद होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। तीसरा है कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना चल सकता है और चौथा है कि यह अस्थिर मेमोरी होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये गलत है, क्योंकि जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है एक वोलेटाइल यानी कि अस्थिर मेमोरी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि एक नॉन वोलेटाइल और स्थिर मेमोरी होता है, जो कि बिजली बंद होने पर भी इसमें क्या होता है कि डेटा संग्रहित रहता है। उदाहरण के तौर पर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है डैश केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है। पहला है आपका ट्रिपल कोर, दूसरा है सिंगल कोर, तीसरा है ड्यूअल कोर और चौथा है आपका क्वाड कोर। जो सही जवाब है ये है आपका सिंगल कोर। शुरुआती सीपीयू एक बार में केवल एक कार्य संभाल सकते थे। इंटेल पेंटियम 4 जैसे प्रोसेसर सिंगल कोर थे। बाद में डुअल, क्वाड और ऑक्टा कोर प्रोसेसर विकसित हुए जिनसे मल्टीटास्किंग संभव हुई। और अभी क्या चल रहा है आपका ऑक्टा कोर प्रोसेसर आते हैं। ठीक है, तो ये था आज के हमारा 25 क्वेश्चन इस सेट का। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपकमिंग कंटेंट इस चैनल पर आए वे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।